हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट, तो इलेक्ट्रोस्टैट वाला लेक्चर को ही आगे हम कैरी ऑन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इस लेक्चर का शुरुआत, ये जो प्रॉब्लम है बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एसएचएम का भी कंसेप्ट इसमें यूज है। तो अब जो भी क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा मिक्स कंसेप्ट हम यूज करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसा कि हम आपको बताए थे कि PYQ सीरीज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सीरीज में हम अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं। आई थिंक मोर देन 3000 प्रॉब्लम विच इज कवर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, PYQ सीरीज, और all video which is available on this channel, that is IIT JEE अड्डा। इस पे आपका सारे वीडियो आपको इसी पे मिल जाएंगे, फ्यूचर एकेडमी एंड ब्लूमिंग माइंड्स। तो इसमें आपको सारे, चाहे आपको जो भी ईयर का प्रॉब्लम हो, और हाँ 2020 तक का प्रॉब्लम, सिंस 2019 तक प्रॉब्लम, क्योंकि 20 वाला जो है इसमें अभी तक आया नहीं है, और बाकी 20 वाला तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट है। मतलब जो भी प्रीवियस ईयर, बिफोर 2000, आफ्टर 2000, और ये सारे क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में मिल जाएंगे, PYQ सीरीज में। और इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, मोर देन 3000 प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम नहीं। अब इसलिए क्योंकि एक प्रॉब्लम से अगर आपका एक भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और एक प्रॉब्लम से, जेई का एक प्रॉब्लम से करीब आपको 2-3 कंसेप्ट आपका कवर अप हो जाता है एक सिंगल प्रॉब्लम से। तो अब तक हम मोर देन 3000 प्रॉब्लम कर चुके हैं, तो समझ सकते हैं कि आपका कितना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ हमारा फोकस ये PYQ सीरीज लाने का यही है कि हम पूरा फोकस करें कंसेप्ट पे, इसलिए हम कोई बुक को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। पहले हम, इससे पहले बेसिक के लिए हम HC वर्मा का आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो उसको हम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए थे कि बेसिक आपको अगर कवर करना है तो ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2, और अगर बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना है तो एक और बुक को हम प्रिफर कर रहे हैं, DC पांडे, ये आपका अरिहंत का आता है। तो इसको दोनों को बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर सीरीज आपका है PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका चलता रहेगा। और बाकी ये दोनों जो बुक है, चाहे वो DC पांडे हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हो, या एक मार्केट में और बुक आया है पाथफाइंडर, जो कि मेरे हिसाब से ये कोई जरूरी नहीं है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एडवांस 2022 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कोई जरूरी। फिर भी अगर टाइम मिला तो वी विल कवर दिस बुक ऑल्सो बिफोर योर एग्जामिनेशन 2022। तो ये सारा सीरीज चल रहा है आपके ये एग्जाम को पॉइंट, मतलब 2022 वाला सेशन के लिए बात कर रहे हैं। 23 वाला सेशन के लिए तो हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम 2022, यानी कि ये जो आपका मंथ है ये आपका मार्च है, और मार्च के बाद यानी कि आपका अप्रैल से सारा एग्जाम शुरू हो जाएगा, चाहे वो जेईई मेंस हो, और मई में, यानी कि मिड मई में आपका, यानी कि लास्ट वीक ऑफ मई में आपका हो जाएगा जेईई एडवांस का। तो उससे पहले हम इस DC पांडे के बुक को कवर कर लेंगे, इस कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले बुक को, और ये जो बुक है इन तीनों को कवर कर लेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में। और बाकी ये जो आपका PYQ सीरीज चल रहा था, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं। अब हम सिर्फ एक ही चीज करेंगे, वो है आपका रिव्यू, यानी उस प्रॉब्लम में भी कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम रहेगा जिसको हम रिव्यू करेंगे, और वो भी कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा फोकस सिर्फ कंसेप्ट पे होगा, सिर्फ कंसेप्ट पे, कि कंसेप्ट हम सीखें। और सारा आपको वीडियो हम आपको प्लेलिस्ट बना देंगे, सारा आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, IIT JEE अड्डा, फ्यूचर एकेडमी एंड ब्लूमिंग माइंड्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज विथ दिस basic and conceptual problem which is asked in JEE 2015. पॉजिटिव चार्ज, जो ये आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर
इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जो कि आपको दिया गया है, इसके बीच में इस टाइप से शिफ्ट किया गया है और एक माइनस क्यू चार्ज है जो कि ये पॉजिटिव एक्सिस पे यहां पे शिफ्ट किया गया है। और यहां पे हम क्या करते हैं, इसके इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा क्या डिस्टर्ब करने का कोशिश करते हैं। तो क्या ये एसएचएम करेगा, और एसएचएम नहीं करेगा तो इसका मोशन क्या होगा, यानी इसके सारे क्वेश्चन इसके मोशन पे हैं। और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले नहीं किए थे, इसलिए हम इस टाइप का प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये तो लैम्डा आपको दे दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपको दे दिया हुआ है, दिस इज लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये आपको लैम्डा, ये भी आपको लैम्डा, और ये आपका इस टाइप से दिया गया। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे फिक्स है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स इस पे इधर से लग रहा है। तो ये सबसे बड़ा है कि ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी है। और अब हम इसका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का कोशिश करेंगे, तो जो इसका मोशन होगा क्या वो एसएचएम होगा। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसएचएम के लिए हम क्या बात किए थे, फोर्स जो भी हो माइनस के एक्स के टाइप हो, यानी कि फोर्स विच इज ऑलवेज टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन। इफ इट एग्जीक्यूट एसएचएम, इट्स फोर्स विच इज ऑलवेज ऑन देयर मीन पोजीशन। और अगर मीन पोजीशन की तरफ फोर्स नहीं लग रहा और भी नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि उसके मीन पोजीशन की तरफ लगे, यानी कि अगर वो एसएचएम एग्जीक्यूट करता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और यहां पे क्या है, ये इट्स स्टिल एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम इसको डिस्टर्ब करने का कोशिश करेंगे, तो क्या इसमें, अब इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स के लिए वैसे भी बात किए थे, बहुत सारा क्वेश्चन हम इस पे कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये देखते हैं कि इसके वजह से यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम सपोज दैट एक्स से इसको क्या किए, डिस्प्लेस्ड कर दिए। तो अगर हम इसको एक्स से डिस्प्लेस्ड कर दिए तो यहां से एक्स डिस्टेंस पे इसका फोर्स कितना लगता है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय एक्स, ये जो डिस्टेंस है ये हम 2D ले लेते हैं। यहां से डिस्टेंस आपका क्या है, ये आपका डिस्टेंस d है और ये भी आपका डिस्टेंस d है। अब क्या करें, इसमें हम क्या करेंगे, x डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये एग्जीक्यूट एसएचएम करेगा, यानी प्लस q जो है ये एग्जीक्यूट करेगा या माइनस q एग्जीक्यूट एसएचएम करेगा। अब दोनों ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें आपको दिया हुआ है बोथ चार्ज एग्जीक्यूट एसएचएम। तो एसएचएम के लिए सिचुएशन क्या होना चाहिए, लाइक दैट, फोर्स विच इज लाइक दैट माइनस के एक्स। अब हम इसको अगर चेक करें तो फोर्स होता क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपको क्या दे दिया हुआ है, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन में तो आपको दिया रहेगा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इसका मतलब क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो बहुत बार जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन डील करते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम हम जरूर करते हैं। इनफाइनाइटली मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका जो लेंथ, इसके रिस्पेक्ट मतलब कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इससे बहुत करीब, यानी वेरी 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 क्लोज टू दिस डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो अगर इसका लेंथ देखें तो इसका लेंथ बहुत ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इसका ये मतलब नहीं कि ये इनफाइनाइट है। तो यहां तक हम बात कर चुके थे। अब हम देखें तो लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय एक्स। अब एक्स क्या है, यहां से डिस्टेंस, तो सपोज डेट ये अगर एक्स है, सपोज डेट, तो इसको हम दोनों को अलग अलग फ्रेम में बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लस क्यू, क्या ये एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके बीच का गैप को 2D ले लिए हैं और यहां से हम x डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, x डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से अगर हम x डिस्प्लेसमेंट दिए हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अगर हम इसको स्लाइटली
स्लाइटली इधर शिफ्ट किए हैं, और कितना से शिफ्ट किए हैं, तो डेल्टा एक्स से इसमें क्या किए हैं, स्लाइटली शिफ्ट, स्लाइटली शिफ्ट। तो हम क्या किए, इस चार्ज को स्लाइटली, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या किए, डिस्टर्ब किए। अब हम चेक करते हैं क्या ये SHM एग्जीक्यूट करेगा, इट एग्जीक्यूट SHM। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किए, मतलब ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है क्योंकि दोनों का गैप सेम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों लैम्डा तो कांस्टेंट है, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई एक्स। और अगर ये इस पोजीशन पे है, यानी इसके मिड पॉइंट पे है, तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डी डिस्टेंस फ्रॉम दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, दैट इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई डी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्स से स्लाइटली शिफ्ट कर रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं। तो हम चेक करते हैं अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम होगा, नहीं, अब ये थोड़ा सा क्या होगा, इससे दूर जाते हुए दिखाएंगे, तो यहां से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन इससे डिस्टेंस अगर इसको हम 1 ले लेते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो 1 से डिस्टेंस बढ़ गया बट 2 से डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि ये क्या है, अवे फ्रॉम 1 बट टुवार्ड्स फ्रॉम 2, यानी कि 2 के तरफ होगा, और इससे कितना x इससे डिस्प्लेस्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस एक्स हो जाएगा एक के लिए, और एक के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय डी माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक का क्या हो जाएगा, एक में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिंपल सा बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इसके वजह से ये लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट, यानी कि इसको अगर हम दें तो दिस इज E1 एंड दिस इज E2। अब क्या है कि ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि ये चाहेगा इधर आए, और ये क्या चाहेगा, ये जब इधर जाएगा तो सिंपल सा बात है, एक फोर्स जब ये इससे दूर जाएगा तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। तो ये क्या चाहेगा कि इससे जब दूर जा रहा है तो दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो E1 माइनस E2 नेट फोर्स अब निकालते हैं, तो F नेट दैट इज E1 माइनस E2। अब सिंपल सा बात है, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि x का वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसका उतना कम होगा, यानी कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इट्स डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे डिस्टेंस अगर बढ़ेगा मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, यानी कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। तो यहां से अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या होगा, जब उसमें स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किए हैं, एक्स डिस्प्लेस्ड कर दिए हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि इस P पॉइंट पे, सपोज दैट दिस इज पॉइंट P, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स एट द पॉइंट P पॉइंट पे अगर हम फोर्स निकालते हैं तो एक फोर्स ये आ जाता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई डी प्लस एक्स, यानी यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये D है और ये x है, तो ये टोटल हो जाएगा D प्लस एक्स। तो ये आपका आ गया, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके वजह से ये जो आपका सेकंड वाला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज सेकंड, तो इसके वजह से इतना आया, तो इसका नाम दे दिए E1, तो E2। अब हम देखते हैं कि नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स सपोज दैट दिस इज F1 माइनस F2,
तो इस पे हम नेट फोर्स निकालते हैं कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय, तो इसमें बड़ा कौन सा है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, तो ये वाला ज्यादा है। तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से 1 बाय डी माइनस एक्स, और माइनस, तो ये तो F1 आ गया, इसको लेट्स दिस इज F1 एंड दिस इज F2। तो F1 माइनस F2 किए, यानी कि बड़ा ये था, तो यहां से अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय लैम्डा पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन डी प्लस एक्स। अब यहां से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं क्या ये SHM है, यानी SHM के इक्वेशन को ये सो यानी सेटिस्फाई करने का कोशिश कर रहा है। तो यहां से आपका आ जाएगा F नेट का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा F1 माइनस F2, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बाई डी माइनस एक्स, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस डी प्लस एक्स। और यहां पे एक चीज और मेंशन हम किए हैं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, मतलब इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि इसका लेंथ इस डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। तो यहां से अगर हम यह कोशिश करें तो ये आपका क्या है, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहां से क्या करेंगे, डी माइनस एक्स डी प्लस एक्स, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, डी प्लस एक्स माइनस डी माइनस एक्स, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या होगा, डी से डी कैंसिल, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, एफ नेट, यानी कि नेट फोर्स कितना लग रहा है जब ये एक्स से डिस्प्लेस्ड हुआ, तो नेट फोर्स आपका लग रहा है, यानी फोर्स एट द पॉइंट P, फोर्स एट द पॉइंट P दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि दिया हुआ है कि इसका जो लेंथ है, d क्या है, d इसका लेंथ है, तो d इज वेरी 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 लेस विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि d इज वेरी 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 ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर d के रिस्पेक्ट में x बहुत ज्यादा है तो ये क्या हम सब समझ सकते हैं कि ये नेग्लेक्जिबल होगा। तो यहां से वैल्यू आपका क्या आ गया, F एट द पॉइंट P, यानी कि नेट फोर्स एट द पॉइंट P, दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, that is equal to lambda by 2 pi epsilon naught। और अगर यहां पे इसके रिस्पेक्ट में हम बात करें तो d इज वेरी 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 ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x जो है बहुत, इसीलिए हम लिखे स्लाइटली स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किए हैं। तो यहां से इसके रिस्पेक्ट में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, तो और भी कम हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 2x, तो इसके रिस्पेक्ट में आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसलाइज कर सकते हैं, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, तो x, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जब d बहुत ज्यादा इसके रिस्पेक्ट में बड़ा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्युटली डी स्क्वायर, यानी कि x बहुत कम है तो उसका स्क्वायर उससे भी कम होगा। ऐसा समझिए कि x बहुत कम है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो उससे भी कम होगा। सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली डी स्क्वायर आएगा। तो ये आपका आ गया, बाकी तो सारा कांस्टेंट टर्म है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर कर लेंगे। आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर डी स्क्वायर बाहर ले लें, और तो यहां आपका क्या आ जाएगा, 2 से 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां तक हम क्या किए, तो फोर्स दैट इज इक्वल टू, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ये SHM एग्जीक्यूट करेगा तो फोर्स विच इज लाइक दैट दिस। अब क्या है
कि ये आगे जाएगा फिर वापस से पीछे आएगा फिर आगे से, इस टाइप से इसका टू एंड फ्रो मोशन चलता रहेगा। इफ दिस इज P एंड दिस इज Q, अब ये आगे पीछे इस टाइप से इसका मोशन चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब इधर आएगा, जब ये Q पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये जो जब ये सपोज दैट दिस इज S पोजीशन, तो S जो है वो उसका मीन पोजीशन पे है। मीन, अब ये ध्यान से देखिए, जब इस पोजीशन पे रहता है तो फोर्स दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जब सेम हो जाता है तो फोर्स बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो क्या ये SHM करेगा? तो यहां से आपका फोर्स आया, फोर्स एट द पॉइंट P, जब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किए तो फोर्स क्या आया? फोर्स एट द पॉइंट P इज जस्ट इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इंटू यहाँ पे क्या है 2x, यानी कि क्या x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला? एग्जैक्टली x पे डिपेंड कर रहा है, एग्जैक्टली यानी कि इट एग्जीक्यूट SHM। तो ये तो कांस्टेंट टर्म होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सपोज दैट दिस इज k और यहां पे क्या हो जाएगा? दिस इज kx। सो फोर्स दैट इज सिंपली इक्वल टू दिस, यानी कि ये आगे जाएगा फिर वापस से पीछे फोर्स लगेगा, फिर आगे पीछे। सो इट्स मोशन इट एग्जीक्यूट, इट यानी कि प्लस क्यू चार्ज एग्जीक्यूट SHM। अब इसका SHM का इक्वेशन क्या चाहिए था? हमें ये चाहिए था। अब फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। निगेटिव साइन क्या कह रहा है? निगेटिव साइन कह रहा है कि फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड along मीन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स माइनस kx सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम kx ले लेते हैं, ये 2 भी कांस्टेंट है तो 2 को भी इधर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है? सिंपली kx। और नेगेटिव साइन क्या कह रहा है? नेगेटिव साइन इट सेज फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द मीन पोजीशन, यानी कि अगर वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड नहीं होगा तो ये SHM होगा ही नहीं, इट कांट एग्जीक्यूट SHM, क्योंकि जब फोर्स मीन पोजीशन की तरफ नहीं लगेगा तो इस पोजीशन पे जाके ये रुक जाएगा। तो ये इधर फोर्स लग रहा है, तो जब यहां पे जा रहा है तो ये फिर इस पोजीशन पे ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर वापस से आगे चला जाएगा। तो जब तक ये अनबैलेंस फोर्स लगता है तभी किसी में मोशन होता है। सो इट एग्जीक्यूट SHM, ये आगे पीछे शिफ्ट नहीं होगा, एग्जीक्यूट SHM। और SHM का इक्वेशन क्या होगा ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, हर एक जो इसमें वर्ड है सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे कि इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर लेंगे, x स्क्वायर इज नेग्लेक्जिबल बिकॉज d इज वेरी 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 ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां तक आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अभी हम इसके पार्ट 1 में हैं, पार्ट 2 हम आगे करेंगे। क्या माइनस क्यू वाले, क्या उसमें भी एग्जीक्यूट है? यानी कि इस क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन JEE एडवांस 20 एंड 15 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन में 2 पार्ट है। ये पार्ट 1 था, क्या ये एग्जीक्यूट SHM करेगा, SHM करेगा तो क्या इस इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ये होगा। अब इसके हम पार्ट 2 पे आते हैं। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हुआ, नॉन बैलेंस फोर्स क्या हुआ, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है SHM में, सो सारा चीज, क्योंकि आ तो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तो कायदे से आपको लगेगा कि ये SHM नहीं होगा, SHM होगा। और फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग इट्स मेन पोजीशन। तक बात किए थे प्लस क्यू का। अब माइनस क्यू की बात अगर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये नेगेटिव साइन जो कि हम बात कर चुके थे कि फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग मीन पोजीशन। अब S से अगर ये P की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, जैसा कि आपको पता है लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। तो जब ये फर्स्ट पोजीशन से ये सेकंड पोजीशन की तरफ शिफ्ट होगा तो सेकंड पोजीशन रिपेल करेगा जब इधर आएगा, और जब इस पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा, और जब इस पोजीशन पे आएगा, Q पोजीशन पे आएगा, यानी कि एट पॉइंट P एंड Q, तो या तो P पोजीशन पे ये पहुंचेगा या तो Q पोजीशन पे पहुंचेगा। और अगर ये P पोजीशन पे है तो क्या करेगा,
ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी 1, यानी कि इसको अगर ये p पोजीशन पे पहुंचता है तो रिपेल कौन करेगा, इसको रिपेल करेगा 2 वाला पोजीशन, और अगर ये q पॉइंट पे पहुंचता है तो इसको रिपेल करेगा 1 वाले पोजीशन, यानी कि इट्स रिपेल इच अदर। तो क्या होगा, जब ये p पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये रिपेल करेगा, यानी कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 रिपेल, इधर रिपेल करेगा, और जब ये q पोजीशन पे पहुंचेगा तो ध्यान से देखिए, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन की तरफ हर बार फोर्स लगेगा। इट सो प्लस q चार्ज एग्जीक्यूट एस एच, ये सिर्फ प्लस क्यू में होगा। और अगर यही बात अगर हम माइनस क्यू की करते हैं तो बाकी आपको बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, λ/2πε0 1/x, और x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा, ये अगर घटेगा तो फोर्स अपने आप बढ़ेगा। तो सिंपल सा बात है कि जब ये इससे दूर जा रहा है, तो जब दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा, सिंपल सा बात है, ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो फिर फोर्स घट जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। इसमें हम बात किए, अब हम बात करते हैं माइनस क्यू की, क्योंकि उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद हम क्या काम किए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कौन सा फोर्स, दोनों जो है रिपेलिंग फोर्स है, यानी कि लाइक फोर्सेस, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल इच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब क्या करेंगे, इसमें अगर हम बात करते हैं माइनस क्यू की, अब इसमें हम बात करते हैं, और ये लॉन्ग चार्ज था तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और आपको ये फोर्स का वैल्यू भी आ गया, फोर्स मीन पोजीशन के तरफ लग रहा है, सो इट एग्जीक्यूट एसएचएम। अब हम बात करते हैं माइनस क्यू की, तो जब माइनस क्यू की बात करेंगे तो उसके केस में ऐसा नहीं होगा, उसके केस में ये रिपेलिंग फोर्स नहीं होगा, उसके केस में तो ये अट्रैक्टिंग फोर्स हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये जो गैप है, सपोज दैट ये गैप डी, एग्जैक्टली वही काम करेंगे जो इसमें कर रहे थे, इसमें भी वही करेंगे, लेकिन इसमें सिचुएशन जो है टोटली चेंज हो गया, इसलिए क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो रिपेलिंग फोर्स नहीं होगा, सब सिचुएशन सेम है, डिस्टेंस सेम है, फोर्स सेम है, बट situation is totally changed in this position because negative charge, यानी कि unlike charges attract each other but like charges repel each other। अब ध्यान से देखते, अब यहां से हम इसको x displaced कर दिए, again we will using same concept, that is slightly displaced, तो इसमें slightly displaced कर दिए, तो अगेन यही वाला पोजीशन रहेगा। अब यहाँ पे हम प्लस क्यू लिखे थे, अब यहाँ पे हम माइनस क्यू लिख देते हैं, बस फोर्स में क्या हो जाता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो यहां से अगर हम एक्स से डिस्प्लेस्ड किए तो इस चार्ज को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। इस सिचुएशन में क्या था, दोनों रिपेलिंग फोर्स था। अब क्या करेगा, अब दोनों अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस पोजीशन पे अगर पी पोजीशन पे आता है तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है क्यू पोजीशन पे, तो ये इधर लग रहा है, यानी कि फोर्स विच इज नॉट डायरेक्टेड अलोंग इट्स मीन पोजीशन, दैट्स व्हाई इट कांट एग्जीक्यूट माइनस क्यू, इट कांट एग्जीक्यूट एसएचएम इन दिस सिचुएशन बिकॉज दे रिपेल, दे अट्रैक्ट इच अदर। अब क्या करेंगे, एक बार हम उसमें भी चेक कर लेते हैं कि कितना फोर्स लगेगा, तो फिर वापस से हम लिखेंगे कि यहां से डिस्प्लेस कर दिए और नेगेटिव चार्ज है, तो इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा एट द पॉइंट P, तो λ/2πε0 एग्जैक्टली 1/x, और x क्या हो जाएगा d, एक में हम कर देंगे d प्लस एक्स, एग्जैक्टली दिस इज E1, E2 क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, इसमें अगर इंक्रीज किया है तो इसमें डिक्रीज करेगा, सो E2 दैट इज λ/2πε0 1/d-x, यानी कि एक में अगर इंक्रीज किया डिस्टेंस तो दूसरे में डिक्रीज किया, लेकिन इस बार सिचुएशन दूसरा है, क्योंकि अगर ये P पोजीशन पे बात करें तो ये फोर्स आपका हुआ तब जब इस पोजीशन पे पहुंचा, यानी कि ये P पोजीशन पे है। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से तो इससे डिस्टेंस बढ़ा, ये भी आपका P पोजीशन पे ही हम निकाल रहे हैं कि
कि पी पोजीशन पे इस पे फोर्स कितना होगा, तो इसके वजह से तो ये आपका हो जाएगा ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी फर्स्ट। ये फर्स्ट के वजह से आया, और फर्स्ट क्या है, ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके वजह से इतना फोर्स, इसके वजह से, इस पर्टिकुलर के वजह से इस पे फोर्स ये आया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/d - x। अब क्या किए, अब दोनों किस टाइप से फोर्स है, तो दोनों जो है जब इस पोजीशन पे आएगा, ये हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पी पोजीशन पे, तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों का अगर हम यहां से बात करें तो इस बार जो डिफरेंट है, अब जैसा कि बात कर रहे हैं, तो अगर ये फोर्स सपोज दैट F1 है, लीनियर चार्ज डेंसिटी 1 के वजह से है, ये आपका 2 के वजह से है, तो यहां पे अनबैलेंस फोर्स है, और यहां पे अनबैलेंस फोर्स जैसा कि आपको पता है कि ये ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जितना ज्यादा होगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जितना ज्यादा होगा ये वैल्यू उतना कम होगा। सो इफ इट इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा, सो इट्स फोर्स विल डिक्रीजेस, तो ये जितना कम है तो ये फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो सिंपल सा बात है कि ये डिस्टेंस ज्यादा है, सो F1 इज लेस देन F2, तो ये आपका क्या है, F1 का वैल्यू F2 से क्या है, कम है, और दोनों क्या कर रहा है, दोनों इस बार इसको इस पोजीशन पे अगर आएगा तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है एग्जैक्टली, ये भी इसको क्या कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है, और दोनों जो फोर्स है वो क्या है, अनबैलेंस है, यानी कि F1 इज लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू F2, सो इट कांट एग्जीक्यूट, यानी कि -q कांट एग्जीक्यूट SHM, ये SHM नहीं एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए हमको क्या चाहिए, फिर वापस से काम करेंगे तो ये आएगा, लेकिन यहां पे मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स मीन पोजीशन की तरफ नहीं लग रहा है, तो एक आगे लग रहा है, एक पीछे लग रहा है, सो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग इट्स मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F1 लग रहा है, और F1 का वैल्यू कम है, तो सिंपल सा बात है, जिसका वैल्यू जो यहां पे डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कौन कर रहा है, F2 विल डोमिनेट ऑन F1, तो ये डोमिनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आगे ही शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये चार्ज को अगर हम यहां पे रिप्लेस करते हैं विथ नेगेटिव चार्ज, तो इस पे फोर्स तो दोनों लग रहा है, F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स की बात करें, अब तक हम बात कर रहे थे नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है, क्योंकि अगर ये SHM करेगा तो SHM में क्या चाहिए, -kx, और फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए, यहां पे क्या है, मीन पोजीशन की तरफ फोर्स नहीं है, फोर्स तो दोनों है, लेकिन F1 से ज्यादा F2 है, और F2 अगर ज्यादा है तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये कभी मीन पोजीशन की तरफ फोर्स नहीं रहेगा, यानी कि अगर हम बात करें नेट फोर्स की, यानी कि नेट फोर्स F नेट फोर्स at point, net force at the point P पॉइंट पे अगर हम नेट फोर्स की बात करें, सो F net at the point P that is F2 minus F1, F2 minus F1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो F2 minus F2 यहां पे, तो F2 माइनस F1 करेंगे, और दूसरा फोर्स तो इस बार भी वही आएगा, जो दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस से वही आएगा जो पहले आया था, क्या पहले आया है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x, वापस से आने यहाँ पे d², लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये वापस से मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लग रहा है, क्या ये SHM एग्जीक्यूट करेगा, सो जैसा कि हम अभी तक बात कर रहे थे कि फोर्स दैट इज इक्वल टू -kx सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वापस से वो आएगा, लेकिन फोर्स मीन पोजीशन की तरफ नहीं लग रहा है, क्योंकि फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट द पॉइंट P, फोर्स किधर, यानी कि F1 F2, सो F2 इज ग्रेटर देन, सिंस F2 is greater than F1, so
minus Q is minus Q charge moves along positive x-axis, moves along positive x-axis, moves along positive x-axis. So F2 is greater than F1, so minus Q. तो ये क्या होगा, क्योंकि ये F2 डोमिनेट कर रहा है तो ये आगे जाएगा. So it can't execute, minus Q can't execute SHM. So it's a beautiful concept which is asked in J20 and 15. प्रॉब्लम 20 and 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये प्रॉब्लम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट मिक्स है और इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत कंफर्टेबली इजी होगा. सो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द प्लेट एरिया S and plate separation that is D. तो आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which has its area that is S and separation between them is D. तो दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है वो आपका D है. C1 और इसमें कैपेसिटर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 2 पॉइंट है, एक S/2 यानी कि इसका हाफ एरिया क्योंकि आपको दिया हुआ है कैपेसिटर C1 इन एयर. अब C1 जो है वो एयर में है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है C2/C1 का रेशियो, कैपेसिटेंस बिकम्स C2. अब ध्यान से देखिए C1 जो है ये एरिया है यानी कि ये मीडियम यानी कि यहां पे आपको दिया हुआ परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी. अब 2 चीज है, एक तो E1 है, एक आपका E2 है और E1 ये सपोज दैट दिस इज E1 एंड दिस इज E2 और E1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 और E2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 और C1 जो है वो एयर है यानी उसका मीडियम एयर है. व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ different permittivity, when two dielectric of different relative permittivity that is E1 and E2 are introduced between the plate, so find their capacitance becomes C2 and find the value of C2/C1. यानी ये जो प्रॉब्लम है समझिए कि ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, इसका कुछ भी वैल्यू होगा वो इंटीजर ही होगा और ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ हैज देयर डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि इसमें E1 E2 दोनों का अलग अलग है और इसमें बहुत कॉम्बिनेशन है. इसमें हम यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये इलेक्ट्रोस्टैट का नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम आपका कैपेसिटर का है. तो कैपेसिटर का सबसे शानदार क्वेश्चन जो कि जेई में पूछा गया है और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, इसका कैपेसिटेंस कुछ और होगा, सपोज दैट दिस इज C1, इसका कैपेसिटेंस C2 होगा और इसी दोनों का रेशियो आपसे पूछा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ यानी कि रेशियो ऑफ C1 एंड C2 और एक का आपको क्या दिया हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू. तो रिलेटिव परमिटिविटी एक का 2 दिया हुआ है, एक का 4 दिया हुआ है और इसको इस टाइप से एडजस्ट किया गया. तो इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये पैरेलल है या सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो जैसा कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल सीरीज के बारे में हम एकदम डिटेल एनालिसिस करते हैं, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट हम कैपेसिटर में भी यूज करते हैं. तो इसमें 2-3 कंसेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन क्रिएट किया है. इसीलिए हम कहते हैं PYQ series is the most beneficiary series for JEE Advanced 2022. इस टाइप का सारी प्रॉब्लम यानी कि एक प्रॉब्लम में ये आपका JEE Advanced में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसके एक प्रॉब्लम में पूरा कैपेसिटर चैप्टर का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे वो रिलेटिव परमिटिविटी का हो,
पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का हो, यानी कि जब दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो या सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आप बताइए जब दोनों पैरेलल में हो या सीरीज में हो। तो इसीलिए हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मोर देन 3000 प्रॉब्लम विच इज कवर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, दैट इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें इसका सबसे बड़ा खूबी यही है कि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट, फोकस, डीप कंसेप्ट, डीप कंसेप्ट, इसमें कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम अगर एग्जाम में पूछा, इस टाइप का प्रॉब्लम, तो उसको हम कैसे इजीली वे में सॉल्व करें, और वो भी कम समय में, क्योंकि टाइम आपका लिमिटेड। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें हम इंसर्ट नहीं किए थे, तो उस समय का कैपेसिटेंस, यानी कि बिफोर इंसर्टिंग the dielectric slab, तो ये हम बात तब कर रहे हैं जब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, यानी कि ये जो C1 है, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से पहले, और ये क्या है? आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसमें अगर हम बात करें तो C1 और C2 का रेशियो पूछा है, और ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें हम पैरेलल, सीरीज दोनों का कंसेप्ट मिक्स करेंगे कि जब दो कैपेसिटर पैरेलल होता है तो उसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, और जब वो सीरीज में होता है तो कैसे निकालते हैं, और दोनों को मिक्स करके, और जब उसमें हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तब उसका कैपेसिटेंस कितना से इंक्रीज करता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपका सारा ये जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करें कि जब बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? सो एप्सिलॉन नॉट A/D, ये कैपेसिटेंस तब है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस हम निकालें, यानी कि पैरेलल प्लेट, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो जब इसका कैपेसिटेंस हम निकालते हैं तो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट A/D ये तब जब इसमें हम क्या कर रहे हैं? बिफोर द इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये वैल्यू जो आपका आ गया, दिस इज C1, और C2 क्या है? आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम निकालते हैं आफ्टर पे क्या होगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत क्वाइट क्लियर है कि ये जो है आपका D दिया हुआ है, और इसका जो सरफेस एरिया है, यानी कि ये सरफेस एरिया, ये S/2 है, ये आपका S/2 है, यानी कि इसका सरफेस एरिया, ये जो D आपको दिया हुआ है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और D जो है सेपरेशन बिटवीन देम, दिस इज सेपरेशन बिटवीन देम, और यहां पे आपको सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज D। अब क्या है आपको दिया हुआ है? इसका सरफेस एरिया, आपको दे दिया हुआ है कि इसका सरफेस एरिया कुछ ना होगा, तो इसका सरफेस एरिया आपको AS दिया हुआ है। तो अब अगर हम यहां से निकालें C2 का वैल्यू, और एक का आपका कैपेसिटेंस, यानी कि टोटल, एक का डाइलेक्ट्रिक, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या है आपका? रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी है, और वो इसका 4 है, और बाकी जो बचा रेस्ट ऑफ ऑल, उसके लिए क्या है? E2 है, यानी कि उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? इसके लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 4 दिया हुआ है। रेस्ट ऑफ ऑल, तो रेस्ट ऑफ ऑल के लिए क्या है? यानी कि इसके लिए भी क्या है? 2 ही है, यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, E का वैल्यू
इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, और सिर्फ इसके इतने पार्ट के लिए d/2, और उसका एरिया कितना है, एरिया यानी सरफेस एरिया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसा होगा तो उसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया का हाफ पार्ट में जब उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो, 4 हो, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये इसका कैपेसिटेंस, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे बेस्ड है, बाकी तो सिर्फ ये सब यूज किया गया है। तो जब हम इसमें यूज करते हैं कि इसके बीच का गैप d/2 है, यानी कि हाफ की बात कर रहे हैं, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा है और इसका जो एरिया है वो क्या है, s/2, और इसके 1/4 आप ऐसा समझिए कि ये इसका क्या है, इसके इधर सरफेस एरिया ये है, और इसका इतना पार्ट में, यानी कि इसका अगर हम दिस पार्ट को अगर हम 1 लेते हैं, सपोज दैट दिस पार्ट इज 1 एंड दिस इज 2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम इसके 1/4, ये आपका क्या है 1/4 पार्ट ऑफ कैपेसिटर, 1/4 पार्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये आपका 1/4 है, तो इसका हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो जब भी आप कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, सो इट्स कैपेसिटेंस ε0A इंटू K/D, ये उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, यानी K टाइम्स उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। तो अब हम निकालते हैं कि उसका कैपेसिटेंस क्या होगा इस वाले पार्ट का। तो पहले 1 का निकाल लेते हैं, फिर एग्जैक्टली 2 का निकाल लेंगे, फिर नीचे वाला पार्ट जिसका गैप D होगा, एरिया क्या होगा, एरिया s/2 होगा। तो ये आपका प्रॉब्लम बहुत कंसेप्चुअल है, तो इसमें हम एक एक करके इसको हम डील करते हैं, तो हर एक पार्ट का हम निकालेंगे। तो अब हम निकाल, ये प्रॉब्लम आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे बेस्ड है, तो हम क्या निकालते हैं, इस पार्ट का कैपेसिटेंस निकालते हैं। सो कैपेसिटेंस ऑफ पार्ट फर्स्ट, इस पार्ट का कैपेसिटेंस अगर हम निकालें तो जैसा कि आपको बताएं K टाइम्स इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा ε0A। अब सरफेस एरिया क्या है, A/D, K टाइम्स बाई D क्या है, बीच का सेपरेशन। तो इस सिचुएशन में हम बात करें होता क्या है, तो ये हो जाता है जब उसमें हम डाइलेक्ट्रिक यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी K इंसर्ट करते हैं तो K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ε0 तो कांस्टेंट है, क्या A यानी कि टोटल सरफेस एरिया पे है, नहीं, ये इसके हाफ पे है, तो इसके हाफ पे बात कर रहे हैं, इसलिए कि है 1/4 पार्ट। तो इसका ε0 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 टाइम्स, तो 4 इंटू ε0, इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ 4, सो 4 टाइम्स ε0 एरिया। तो एरिया का मतलब सरफेस एरिया क्या टोटल सरफेस एरिया हम ले लें, ए ले लें, नहीं, इसमें हमको इसका हाफ लेना पड़ेगा, सो दिस इज s/2। तो ये आपका आ गया, और इसमें K का वैल्यू, तो K का वैल्यू हम ले लिए हैं, तो K का वैल्यू आपको कितना दे दिया, ε0 तो ε0 ही होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है। K का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, वो है आपका 4, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब D पे आते हैं, तो 2 चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, बीच का गैप, जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाले ε0 तो कांस्टेंट होगा, ए क्या है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या टोटल सरफेस एरिया ले नहीं, यहां पे उसका हाफ ले रहे हैं, सरफेस एरिया हाफ है। अब ध्यान से क्या गैप टोटल ले ले, नहीं, क्योंकि हम उसकी 1/4 पार्ट पे भी काम कर रहे हैं, तो 1/4 पार्ट पे इसका गैप d/2 हो जाएगा, सो इट्स गैप इज d/2। तो ये हम निकाले अभी तक कैपेसिटेंस, ये इस पार्ट का निकाले, बस इतना दूर तक का हम कैपेसिटेंस अभी तक निकाले, इसका 1/4। अब क्या होगा, बाकी 1/4 का भी निकालेंगे, तो अब हम फिर निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पार्ट 2। तो ऐसे करके हम सारे को फिर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। सो इट्स ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट, इसमें कंसेप्ट सबसे शानदार यूज किया गया है। अब इसमें हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पार्ट
2। अब ये पार्ट 2 का कैपेसिटेंस कैसे हम निकालेंगे, तो उसमें चेंज क्या होगा, तो चेंज होगा एरिया। तो ये अगर d/2 है, सो दिस इज ऑल्सो d/2, यानी टोटल अगर गैप d है और हाफ इसका d है तो इसका हाफ भी तो d/2 होगा। अब एरिया क्या, सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया ये फिर भी हम कर रहे हैं, दिस इज 1/4 पार्ट, दिस इज नॉट टोटल पार्ट, दिस इज 1/4 पार्ट। तो जब ये 1/4 पार्ट पे है तो इसका अगर हम कैपेसिटेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा ए के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है जब हम रिलेटिव परमिटिविटी के इस पे इंसर्ट करते हैं बाय डी। तो क्या होगा, तो ये अगर डी है तो ये भी d/2 होगा। क्या सरफेस एरिया हम पूरा ले ले, नहीं, क्योंकि इसके हम 1/4 पार्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसका हाफ लेंगे। एग्जैक्टली यही आपका आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एरिया यानी सरफेस एरिया हम वापस से s/2 लेंगे, और इस बार k का वैल्यू इसके लिए क्या दिया हुआ है, 2, इसके लिए 4, रेस्ट ऑफ ऑल के लिए 2, सो 2 डिवाइडेड बाय d/2। तो अब हम बात किए 1 और 2 का कैपेसिटेंस निकाल लिए, क्या काम हो गया, नहीं, अभी काम शुरू हुआ है कि हम इसका 1/4 का इधर से निकाल लिए, 1/4 का इधर से निकाल लिए, तो हम अभी तक कैपेसिटेंस हाफ तक का निकालिए, ये भी आपका 1/4 था, ये भी आपका 1/4 था, टोटल कैपेसिटेंस का 1/4 ये है, टोटल कैपेसिटेंस का 1/4 ये है, और अभी हमारा पूरा हुआ नहीं। अब ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन है, जब भी हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये आपस में, यानी कि अगर इसको C1 ले और ये आपका C2 है, तो C1 और C2 के बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्या वो पैरेलल है या सीरीज है। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसमें आपका डाइलेक्ट्रिक यानी पूरा कैपेसिटर का कंसेप्ट इसमें डिस्कस हो जाएगा। तो इसमें हम क्या किए अभी तक, जब कैपेसिटेंस में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट a/d। अब उसमें इंसर्ट किए हैं तो k टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो k टाइम्स इंक्रीज करा दिए, तो इसमें एरिया यानी कि d/2 था तो d/2 यूज किए, एरिया टोटल नहीं था, सरफेस एरिया s/2 था, s/2। अब यहां तक काम की, अब ये आपस में, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टोटल इंटायर कैपेसिटर। अभी तक तो हम इसके 1/4 का यहां से काम किए, यहां से, ये आपस में यानी कि C1 एंड C2, यानी ये जो आपस में कैपेसिटर कौन सा कनेक्शन है, क्या ये पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज, ये समझना इंपॉर्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी ले चुके हैं कि जब कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो या सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो वीडियो आप जरूर जाके देखिए, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट होता नहीं, इसीलिए हम PYQ सीरीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसमें सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। अब इसमें हम देखें कि ये आपस में कौन सा कनेक्शन है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा ट्रिक यूज करते हैं कि जो आपको लगे, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोले, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम देख रहे थे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपस में आपको लगेगा सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर हम यहां से दिस पॉइंट, सपोज दैट दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, तो अगर करंट इधर से गया तो P से Q तक पहुंचते पहुंचते, तो जब भी हम बात करते हैं तो पोटेंशियल की बात करते हैं, अगर पोटेंशियल सेम हो तो हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर P से Q के बीच में अगर हम देखें तो ये आपका कॉम्बिनेशन कौन सा दिखेगा, तो ये आपको दिखेगा, पोटेंशियल तो सेम ही होगा P से Q, लेकिन जो आपको करंट में पैरेलल दिखता है, पैरेलल, वो इसमें क्या हो जाता है, इनवर्स ऑर्डर में हो जाता है, वो सीरीज हो जाता है, और जो आपको सीरीज में दिखे वो आपको पैरेलल। तो ये आपस में अगर दिखे तो आपको लगेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों के बीच में अगर यहां से अगर करंट 4 एम्पियर का यहां से अगर इंसर्ट किए तो यहां भी 4 एम्पियर तक पहुंचेगा, बीच में दोनों आएंगे, यानी कि यहां पे जो कॉम्बिनेशन है वो आपको डायरेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन दिख जाएगा।
और सीरीज कॉम्बिनेशन अगर दिख रहा है तो समझ जाइए कि ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये ट्रिक है। हालांकि इसके लिए हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे आपको दिए हैं, तो उसमें जब आप सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और बुक आपका कौन सा है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। करीब करीब मोर देन 20 या 30 क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर पैरेलल और सीरीज पे ही करवाए थे, तो वो आप जाके जरूर देख लीजिए। एच.सी. वर्मा का बुक है, उससे हम करवाए थे। अब ध्यान से देखिए इसमें हम कैसे सीरीज कर रहे हैं, तो ट्रिक के हिसाब से हम कहते हैं यहां से अगर 4 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, यानी इधर गया, तो यहां तक पहुंचेगा भी 4 एम्पियर तक। तो 4 एम्पियर इंसर्ट किए, 4 एम्पियर ये एग्जिट भी किया, तो ये वापस से आपको क्या दिखेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसमें हम सीरीज नहीं। जब आप कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये पैरेलल हो जाता है। और अगर ये C1 और C2 अगर आपको पता चल गया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आपका खेल ही खत्म हो गया। यानी कि ये आधा का काम आपका हो गया। ये आपस में C1 और C2 का कैपेसिटेंस जो भी है और ये आपस में कनेक्टेड है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। करंट के हिसाब से आपको लगेगा ये सीरीज है, इसीलिए हम एक ही कंसेप्ट यूज करते हैं, बार बार हम कंसेप्ट चेंज नहीं करते हैं। कि जो करंट में हम यूज करते हैं वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम बस रिप्लेस कर देते हैं, कंसेप्ट को चेंज नहीं करते हैं, वरना चेंज करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाए। तो हम यहाँ क्या यूज किए कि आपको लगेगा यहाँ से 4 एम्पियर का करंट अगर गया तो 4 एम्पियर तक पहुंचेगा, तो ये आपको लगेगा कि ये दिस इज सीरीज, बट इन दिस केस दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हम बात कर रहे हैं किसका, कैपेसिटर की। तो ये आपको पता चल गया हाफ वाले पार्ट। तो अभी तक 1/4 का बात किए, तो ये टोटल आ गया। C1 और C2 आपको पता चल गया, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर पैरेलल है तो वहां से क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आप जैसे भी इसे समझे, हम तो ट्रिक से यहां पे देख रहे हैं, तो यहां से C इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में हम क्या यूज करेंगे, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आपका क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब नीचे वाला, अब तक हम कितना किए, अभी तक आपका क्या हुआ, ये आया, ये आपका 1/2 पार्ट आया, अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब नीचे के लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इतना पार्ट के लिए हम अभी तक कैपेसिटेंस यूज किए, C1 और C2, इन दोनों पार्ट को हम क्या किए, कंबाइंड कर लिए, और कंबाइंड करके हम प्रिसाइज किए, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया, C इक्विवेलेंट दैट इज C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब ध्यान से देखिए, अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये बाकी हाफ पार्ट का। तो बाकी हाफ पार्ट के लिए फिर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वापस से क्या यूज करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू के, क्योंकि इसमें भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका वैल्यू आपको 2 दे दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट तो चेंज करेगा नहीं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया क्या होगा, तो एरिया आपको पता है सरफेस एरिया टोटल S/2 ही है। अब सिंपल सा बात है, पूरा एरिया हम 1/4 किए थे, 1/4 पार्ट का, तो S/2 था। अब इसका भी एरिया तो S/2 ही होगा, तो सरफेस एरिया दैट इज S/2। अब के क्या है, तो के आपको दिया हुआ है दैट इज 2। सिर्फ इसके लिए 4 था, बाकी सबके लिए 2 था, रेस्ट ऑफ ऑल के लिए 2 था। तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट टर्म है जो कि चेंज नहीं करेगा। एरिया, सो एरिया क्या हुआ इसमें, S/2, यानी कि हाफ पार्ट में ये वाला आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा S/2। तो और D अब इंपॉर्टेंट है, तो D क्या इसमें भी हम ले लें D/2, इसमें भी तो D/2 ही यूज किए, क्या इसमें भी D/2 यूज करें, नहीं, इसमें तो आपका पूरा गैप आ गया ना, ये आपका गैप, D इज ए गैप बिटवीन देयर सेपरेशन। अब दोनों के बीच का सेपरेशन इस बार आपको D/2 नहीं है, इस बार सिंपली आपको D है। बाकी दोनों सिचुएशन में यहां पे D का वैल्यू क्या था, D/2 था, लेकिन इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नीचे का ये हाफ पार्ट में आपका क्या है, नीचे का हाफ पार्ट में आपका ये क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा
किसका वैल्यू, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा नीचे बचा हाफ पार्ट का आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट रहेगा, एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया S/2 हो जाएगा इंटू 2 है यहाँ पे आपको रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू, और यहाँ पे D दोनों के बीच का गैप सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज D। तो ये आपका यहाँ से वैल्यू आ गया। अब हम निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी ऊपर का हाफ पार्ट का आपका कैपेसिटेंस आ गया, क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे के हाफ पार्ट का भी आपका क्या आ गया कैपेसिटेंस, सो दैट इज एप्सिलॉन नोट, 2 से 2 कैंसिल S/T। अब हमको निकालना है ओवरऑल कैपेसिटेंस, यानी कि नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर हम अब पूरा का निकालें, पहले क्या क्या किए, 1/4 का निकालें, फिर 1/4 का निकालें हाफ पार्ट का, और नीचे का हाफ पार्ट का भी हम यहां से निकाल लिए। अब हम इसको अगर इस टाइप से यूज करते हैं तो ऐसा समझिए, इन दोनों का कैपेसिटेंस, तो ये अगर आपस में पैरेलल, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपस में सीरीज दिख रहा था, और ये आपस में क्या दिखेगा, पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका क्या आ गया, C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन था, आपको लगा सीरीज है लेकिन था ये पैरेलल, इसीलिए पैरेलल के लिए हम यही यूज करते हैं। आपको पता है कि दोनों का वैल्यू सेम ही है, C1 और C2 दैट इज स्टिल सेम। तो अगर सेम अगर आ गया तो यहां से क्या हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे C1 स्क्वायर बाई 2C1 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम ही आया था, क्योंकि नहीं सेम नहीं आएगा, एक 2 था और लास्ट में क्या कर देंगे इसको, अगर सपोज दैट दिस इज C3, तो ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये आपस में आपको कौन सा दिखेगा, सिंपल सा बात है पैरेलल दिखेगा, और पैरेलल करंट के हिसाब से, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा सीरीज, तो दिस इज C1। C3 का वैल्यू आपको पता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ गया C इक्विवेलेंट का वैल्यू, दिस इज C2। C1 का वैल्यू आपको पता था, ये आपका C2 है, तो C1 आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नोट S/2 इंटू, इसमें आपका 4 है तो उसमें 2 होगा, यहाँ पे D/2 एप्सिलॉन नोट एरिया S/2 होगा। तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नोट S/2, इसमें आपका हो जाएगा 4C2 4 टाइम्स, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा D/2 प्लस C3 कर लेंगे। तो पहले इसका वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा। बस अब इसमें कैलकुलेशन है, कंसेप्ट बस ये था कि ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन था, आपको लगा सीरीज है लेकिन था ये पैरेलल, तो पैरेलल के लिए ये, और ये आपको लगेगा क्या, ये आपको लगेगा कि पैरेलल है, तो ये आपका क्या सीरीज में होगा, तो सिंपली ऐड कर दीजिए। अब वैल्यू आपको C1 C2 C3 तीनों का पता है, बस इसमें पुट कर दीजिए। अब ये दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो एप्सिलॉन नोट S/2 D/2 ये कॉमन हो जाएगा, और 4 + 2 ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एप्सिलॉन नोट S/2 D/2 ये सारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू सिंपली आ जाएगा एप्सिलॉन नोट S/2 और ये D/2, और यहाँ से ऊपर हो जाएगा 4 × 2 दैट इज 8 और नीचे 6, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 4/3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नोट S/D इंटू 4/3। अब ये आपका आ गया, अभी तक हम यूज किए C1 और C2 को, अब प्लस हमको क्या करना है, प्लस C3 करना है, क्योंकि ये आपस में ये पूरा हाफ और नीचे का हाफ, ये आपस में क्या दिखेगा, ये आपस में आपको दिखेगा कि ये पूरा हाफ और नीचे का हाफ, आपको लगेगा कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस PD। पोटेंशियल डिफरेंस सेम अगर होता है तो वो क्या होता है, तो वो है पैरेलल।
पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये हम किस में बात करते हैं, करंट में। तो करंट में जो बात करते हैं उसको बस रिवर्स कर देते हैं, और कुछ भी नहीं करना, बस रिवर्स, उसको हमको क्या करना है, रिवर्स सिर्फ कर देना है। तो यहां से क्या करते हैं, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होगा, और दोनों में सेम होगा तो ये पैरेलल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो सीरीज जब होता है तो सिंपली हम उसमें क्या करते हैं, सीरीज के लिए C1 प्लस C2, अगर इसको हम ले लें, इन दोनों का इक्विवेलेंट को सपोज दैट C1 ले ले, तो इसमें क्या होगा, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सिंपली ऐड कर देते हैं अलजेब्रा के तरह। तो अगर C इक्विवेलेंट हमको निकालना है, C इक्विवेलेंट, तो सिंपली ऐड कर देते हैं C1 प्लस C2। कब, जब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो, तो सिंपली हम ऐड कर देते हैं अलजेब्रा की तरह। तो जो आया वैल्यू उसको हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया, S/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, C3 का वैल्यू आया है एप्सिलॉन नोट S/D। तो अब इसको हम अगर ऐड कर लें तो एप्सिलॉन नोट S/D अगर कॉमन ले लें तो ये 4/3 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नोट S/D, और ये आपका हो जाएगा 7/3। तो ये आपका आ गया, और आपसे पूछा था क्या, C2/C1 का वैल्यू। तो C2/C1 का वैल्यू अब निकालना आसान है। तो दोनों का रेशियो अब क्या हो जाएगा, आपको पता है कि R इक्विवेलेंट यानी C इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू अगर निकालें तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका आ गया, C इफेक्टिव बोलिए या C इक्विवेलेंट, C इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट S/D, D उसके बीच का सेपरेशन, S उसका सरफेस एरिया, इंटू 7/3, ये आपका आ गया 7/3। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया C इक्विवेलेंट का वैल्यू, यानी ये आपका C2 आ गया। और C1 आपको पता है क्या, अगर हम इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करते तो सिंपली था गैप, बीच का सेपरेशन D, सरफेस एरिया S, तो ये आपका आ जाता। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, यानी कि C2/C1 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 7/3 आ जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 7/3। तो आपसे क्या पूछा था, C1 और C2 का रेशियो बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ C1 एंड C2। C1 और C2 का रेशियो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 7/3। सो इट्स वंडरफुल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन JEE 2015, और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हम डिस्कस किए। सो मोस्ट अवेटेड सीरीज दैट इज PYQ सीरीज, तो इसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट, जैसा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से सीरीज, पैरेलल, इंसर्शन ऑफ परमिटिविटी, ये सारा चीज हम देख लिए। तो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।